सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात के साथ मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, ज़रूरत पड़ने पर पीडीएम अब नज़रिया ज़रूरत पर ही ख़त्म होती दिखाई दे रही है। बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमा एक दूसरे को दिन में तारे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में जहां पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दो तगड़ी जमातों की सूरत में मुत्तहिद रहीं, वहीं हुकूमत के खात्मे के बाद ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर शिकायत के अंबार लगाना शुरू कर दिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो टोक अल्फाज में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारा शुरू से मुतालबा है कि नवाज शरीफ को किसी सूरत वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ ने वापसी की तैयारी मुकम्मल तो कर ली है, तो पीपल्स पार्टी जरूर वेलकम करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर केसेस का सामना भी जरूर करेंगे। बिलावल भुट्टो बोले कि बेहतर होता कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले को पीडीएम में शामिल जमातों की जानिब से एड्रेस किया जाता। उन्होंने नाम लिए बगैर नून लीग को निशाना बनाते हुए कहा कि हमारे लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात खुसूसी तौर पर एक सियासी जमात के साथ हैं। हमने सदर जरदारी को लेवल प्लेइंग फील्ड का इख्तियार दिया है कि वो हमारे जो भी एतराज़ात हैं वो दूर करें। क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल जारी करे ताकि मुल्क जमहूरी तरीके से एक जमहूरी हुकूमत के पास चला जाए और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि अवाम को इस वक्त एक रोड मैप की जरूरत है और वो रोड मैप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के जरिए ही मुमकिन है और अवाम को अपनी राय दही का पूरा हक मिलना चाहिए। आखिर पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियों की वजह क्या हो सकती है? क्या मुल्क वाकई जल्द इलेक्शन की जाने बढ़ रहा है और क्या इलेक्शन कमीशन आने वाले चंद दिनों में इलेक्शन की तारीख देने जा रहा है? यही सवालात हैं, इसमें आज गुफ्तगू करेंगे। सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और खुरम रोकड़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू सैड साहिबा, ये बताइएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा और मुतालबा किया गया है, लेकिन मेरा आपसे बुनियादी सवाल है, आप लोग ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग किससे रहे हैं? शुक्रिया सलमान। देखिए, मेरे ख्याल में जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो बात की है उसमें वजन है, उसमें जो है बहुत वजाहत के साथ उन्होंने हर बात का जो है वो जो उनकी कंसर्न्स है उनका इजहार किया है। और देखिए, हम तो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है कि एक जमात कहती है इलेक्शन में ताखीर करें तो इलेक्शन में ताखीर हो रही है। हमारा तो जो आज के जो हालात हैं उनके अंदर इलेक्शन कमीशन को हम उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं कि मुल्क के मसाइल का वाहिद हल साफ और शफाफ और बरवक्त इलेक्शन है। अब आप ये देखिए कि जो मतलब मैं किसी निगरान हुकूमत में किसी फर्द पे तनकीद नहीं कर रही, मैं उनकी सलाहियतों पे तनकीद नहीं कर रही, मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनके पास एक महदूद मैंडेट है। सही है। उनके पास ना अवामी सपोर्ट है, ना उनके पीछे पार्लियामान खड़ी है, उनके लिए बात फैसले बहुत मुश्किल हैं, और ना ही उनकी वो कनेक्टिविटी है अवाम के साथ कि वो मसाइल को समझें। देखिए, मैं किसी और की बात नहीं करूंगी, मैं खुद भी बता रही हूँ कि पिछले महीने के बिजली के बिल के बाद इस महीने के बिजली के बिल देख के मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे अदा होगा। जो एक इलेक्टेड हुकूमत होती है वो जहाँ पर आपको चैलेंजेस होते हैं वहाँ पे कहीं रिलीफ की भी कोई रास्ते दिखाती है। फिर इसके साथ साथ आप ये देखें कि अगर एक अनसर्टेनिटी है जो है वो मुल्क के अंदर, जो भी आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं इंटरनेशनली कमिटमेंट की या नेशनली, वो उसी वक्त पूरी होंगी जब हमारे सामने एक जो है इलेक्टेड। लेकिन आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपकी बातें अपनी जगह पे सही है। एक आपने बात बोली कि इस वक्त क्या हो रहा है सबके सामने। पहली बात मैं चाहूंगा कि इसको आप जरा डिटेल में बताएं कि इस वक्त क्या हो रहा है और कौन सी जमात है जो कि कह रही है कि इलेक्शंस में नहीं जाए तो इलेक्शंस में नहीं जाया जा रहा होता। नून लीग के रहनुमा मेरे साथ मौजूद होते हैं, उन्होंने तो ऐसा कोई तकाजा नहीं किया कि इलेक्शन में ना जाए, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल यह था कि आप लोग ये लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा किससे कर रहे हैं? टारगेट मैंने ना जाए की बात नहीं की, मैंने ताखीर की बात की। ठीक है, पीपल्स पार्टी आईनी मुद्दत में बर्वक्त इलेक्शन चाहती है। ठीक है, पीपल्स पार्टी की क़यादत पाकिस्तान में मौजूद है और मैं नहीं समझती कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी बात की है जिसको आप ये बोले कि जी वो नामुनासिब है। हाँ, लेकिन जो नामुनासिब बयानात जो है पीएमएलएन की तरफ से आए उसके ऊपर शायद चेयरमैन साहब ने बात ना की हो, लेकिन पीपल्स पार्टी के हर वर्कर को
बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और यकीनन सीईसी की मीटिंग में जो लोग थे उन्होंने उसका इजहार भी किया होगा। यानी जो पहले तो ये था कि कुछ एक दो लोग ऐसे थे, हम समझते थे कि वो ऐसे बयानात देते हैं, उनको नजरअंदाज भी कर देते थे। लेकिन आप देखिए काफी संजीदा लोगों की तरफ से इस किस्म के बयानात आ रहे हैं और जो गैर मुनासिब हैं। इवन जो है वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर शायद चेयरमैन ने ना उसको ध्यान दिया हो, लेकिन जो उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद साहब, मैं इसमें जरा डिटेल में बात करूंगा कि कौन किसके खिलाफ क्या बयान दे रहा है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और ये सवाल तो आवाम का बनता है कि जो आप ये बात कर रही हैं कि बिजली के बिलों में जो इजाफा हो रहा है, 1 महीने पहले तक तो आप लोगों की हुकूमत थी। मैं फिर आपसे पूछूंगा, ये अच्छा, नून लीग जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती थी तो समझ आता था कि वो कहते थे कि जनाब भाई नवाज शरीफ साहब को वापस आने दिया जाए और या फिर इनको तहरीक इंसाफ के सरबराह को गिरफ्तार होने दिया जाए, ये सारे मामला थे। आप लोग अब लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं, आप लोग किससे मुतालबा कर रहे हैं? रिसीविंग एंड पे कौन है? मेरे ख्याल में इसको भी वजाहत के साथ बताया है। अब आप ये देखिए कि सिंध के अंदर जो हमारे वो मंसूबे जो सैलाब से मुतासरीन है उनके लिए शुरू है, उनको रोका जा रहा है। जबकि हम पंजाब के अंदर देखते हैं कि नए मंसूबों का ऐलान हो रहा है। पंजाब के अंदर वो भी ऐसे भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका मैंडेट भी नहीं है इस वक्त हुकूमत के पास। सही है। तो डेफिनेटली देखिए हमें कंसर्न होता है क्योंकि क्या मतलब सिंध के जो मंसूबे हैं या सिंध के जो मुतासरीन है सैलाब के, उनको उनके वेलफेयर के लिए जो इनिशिएटिव दिए गए हैं उनको रोकने का मकसद क्या है? ठीक है, फिर जाहिर बात है कि अब आप देखें कि अगर मैं आपको याद कराऊं कि इलेक्शन कमीशन ने एक खत लिखा था, उस इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि ऐसे लोगों को ना लाया जाए इंटरिम केयरटेकर सेटअप के अंदर जिनकी वाबस्तगियां वाज़ेह हो किसी सियासी जमात से। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसा सेटअप लाया गया है, ऐसा सेटअप मौजूद है। कौन लेकर आया? मतलब ये तो आप लोगों की मुशावरत से ही हुआ है ना सब कुछ? आप लोगों की मुशावरत तो थी ना? नहीं, पीपल्स पार्टी की मुशावरत से पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि आप जो है जो एफिलेटेड लोग हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात है उनको आप केयरटेकर सेटअप में ले आए। नहीं, पीपल्स पार्टी ने यकीनन मशावरती अमल में शामिल हुई होगी, लेकिन फैसला जो है उस वक्त के वज़ीर आज़म और लीडर ऑपोजिशन जो आज नून लीग के रुकन है उन्होंने किया है, जो आज मुस्लिम लीग रुकन है नून के। जी बिल्कुल। तो हम पहले इसाक डार साहब का नाम लेकर आए, उसके बाद फिर उसके लिए कोशिश की, उसके बाद जो भी देखिए जो भी चीजें हैं उनकिन से मुलाकातें हो रही थी, कौन बैठ रहा था, किन की शमूलियत हो रही थी, किन का नाम आ गया, ये सब चीजें ढकी छुपी नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं जरा रुक शामिल गुफ्तगू करता हूँ। रोकड़ी साहब, ऑनेस्टली मुझे अभी तक नहीं समझ आया। मैंने सहर साहब से 3 दफा पूछा कि आप लोग का रिसीविंग एंड कौन है, किससे सवाल कर रहे हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ खुर्रम रोकड़ी साहब से और मैं कह रहा हूँ सर इस बात का जवाब दें। तो क्लियर है कि जनाब खुर्रम रोकड़ी साहब से मैं मुखातिब हूँ। पीपल्स पार्टी के आज जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। आज मैं फारूक सत्तार साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने भी ये कहा कि सिंध के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। सर ये किससे तकाजा हो रहा है, किससे ये मामला का तकाजा किया जा रहा है? खुर्रम रोकड़ी साहब को तो जरूर पता होगा तो उनको पता होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना जी, लेवल प्लेइंग फील्ड खुर्रम रोकड़ी साहब से तो नहीं मांग रहे कहीं? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं जी, लेवल प्लेइंग फील्ड रिलेटेड होता है सक्सेस के साथ। यानी आप कोई भी जो इवेंट करने जा रहे होते हैं तो उसमें सक्सीड करने के लिए आप चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। बिल्कुल। अब इलेक्शंस का जो मौजूदा सूरत हाल है या जिस कंडीशन से हम निकल रहे हैं, पंजाब को और सिंध को मुवाजना करना वो बनता नहीं है। पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो एक गैर मामूली हालात के रिजल्ट के अंदर वो केयर टेकर गवर्नमेंट आई और उस केयर टेकर गवर्नमेंट ने पंजाब को बहुत अच्छे तरीके से संभाला और पंजाब में उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। सही है। सिंध के अंदर टेन्योर पीपल्स पार्टी ने पूरा किया और उस पूरे टेन्योर के बाद अब एक केयर टेकर सेटअप आया है। सही है। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो कहानी है ये 3-4 दिन से चली है और दोनों पार्टी जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही हैं और हमने दोस्तों को ये कहा है कि आप ये काम ना करें। आपने एक अच्छा टाइम गुजारा, बस जितने महीने भी आपने गुजारे, आपने क्राइसिस का टाइम अच्छा गुजारा और उस वक्त आप एक किश्ती के सवार थे और किश्ती का जो सवार होता है या जो लोग किश्ती के अंदर होते हैं,
अगर किश्ती में कोई नुकसान कर रहा है तो वो मिल के उसको रोकते हैं, वहां पे खामोश नहीं रहते। सही है। ये नहीं है कि एक वक्त गुजर जाए तो आप इल्जामात एक दूसरे के ऊपर फेंकते दुरुस्त हो गया। आपने MQM का तज़किरा किया। जी जी। MQM को सिंध के अंदर एक बड़ा स्टेक होल्डर मानना ये भी PPP पे लाजिम है। यानी ये नहीं है कि MQM को स्टेक होल्डर ही ना माना जाए। और कराची को कुछ दिनों से, यानी हम तो बहुत अरसा पहले कहते थे कि PPP को कराची को ओनरशिप लेना चाहिए, जो नहीं लेते। जो रूरल सिंध है और अर्बन सिंध है उसकी डिवीजन भी आपने और मैंने खत्म नहीं करनी, वो भी PPP ने खत्म, और वो बढ़ती चली जा रही है। और लेवल प्लेइंग जी बढ़ती चली जा रही है। और है, मैं एक बड़ी चीज पे हैरान होता हूं कि कोटा सिस्टम अब तक एग्जिस्ट करता है। मेरा यानी एक बच्चा कराची का अगर पढ़ता है और वो इंटेलेक्चुअली या IQ के अंदर बहुत आगे है, तो आप उस बच्चे को कैसे रोक कर मैं कहूँ कि जी क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ तो उस बच्चे को ऐसा कोटा दो कि वो और वो इक्वल आ जाएं, ये नहीं होना चाहिए। चलें आज से ये 20, 30, 40 साल पहले होता तो आप करते, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने अपने इलाकों को वो तरक्की नहीं दी एजुकेशन के अंदर। तो ये इश्यूज हर जगह पर मौजूद हैं। MQM को एक्सेप्टेबिलिटी सिंध के अंदर उसी तरह मिलनी चाहिए जैसे PPP एक्सेप्ट करती है या चाहती है कि उनको सिंध में मिले। यहाँ तो बात रोकता हूँ। हुआ ये है मिर्जा साहब के 18th अमेंडमेंट के बाद पार्टीज जो हैं वो सारी की सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सूबों के अंदर फिक्स हो गई हैं, और वो एक नेशनल पार्टी का जो रोल उनको अदा करना चाहिए उस मयार पर पहुंचने की वो कोशिश ही नहीं करते। और हर बंदा चाहता है, हर पार्टी ये शायद क्लेम करती है कि सिंध मेरा है, कोई कहता है बलूचिस्तान मुझे दे दो, कोई कहता है पंजाब मेरा है, और कोई कहता है KP मेरा है। हमें इस रविश से निकलकर पाकिस्तान को मेरा समझकर आगे आना होगा। सही है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाली कहानी इस वक्त आज ये मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों चलाई जा रही है। ये टाइम था आज से 1.5 साल पहले का, जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी, इस कोलिशन गवर्नमेंट, तो उस वक्त क्या किसी ने रोका किसी पार्टी को कि वो जाए और अपने लिए टैलेंट हंट करे, अपनी पार्टी को ग्रो करे? इशू ये है पार्टीज का कि दूसरे सूबों के अंदर भी ये कुछ खानदानों के पास पार्टीज बंद हैं, और वो खानदान किसी और नए की एंट्री भी नहीं करना चाहते। ना वो खानदान उन पार्टीज को ग्रो करते हैं, ना एंट्री करने देते हैं, और पार्टीज डिपेंडेंट हैं उन्हीं लोगों के ऊपर। तो इट इज़ टू लेट टू से नाउ कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो। ये काम बहुत पहले करना चाहिए था, और पॉलिटिकल पार्टी PPP के पास एक बहुत अच्छा चांस था आज से 1.5 साल पहले अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट को पंजाब के अंदर शुरू करते, और इसी तरह नून को भी या बाकी पार्टीज को भी वो कहते कि आपके लिए हम फेयर चांस टू सिंध, आपकी एंट्री भी इजी है और आप पंजाब के अंदर भी इजी लाएं। तो ये पार्टीज का आपस का जो मामला है, अगर इसको दुरुस्त हल न किया जाए तो ऐसे मौकों पे आकर फिर इल्जामात शुरू हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इजाजत दें सर, मुजम्मिल साहब को भी जरा मैं शामिल गुफ्तगू करूं, एनालिस्ट हैं तो उनसे भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुजम्मिल साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा पहले नून लीग किया करती थी, और वो भी क्लियर नजर आता था। नवाज शरीफ की वापसी का मामला, उस वक्त तहरीक इंसाफ के सरबराह की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, वो वाली चीज़ें थी। हमें लग रहा था कि शायद ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। पहली बात तो ये है कि अब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनसे ऊपर तो कोई नहीं होगा ना, या जरदारी साहब होंगे या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। वो भी अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रहे हैं तो सर वो किससे कर रहे हैं? मतलब सियासी जमातों से कर रहे हैं या किसी इदारे से कर रहे हैं? मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं, आप कुछ और नहीं समझिएगा। तो हमारे यहाँ ना पंजाब में एक मिसाल है कि सुनाना तीनों ते कहना नोनू। अच्छा, ठीक है ना। तो आप कोई बात कह तो अपनी सुनाना तो अपनी बहू को चाहते हैं और कह अपनी बेटी को रहे होते हैं। तो बिलावल साहब की कुछ ऐसी इस वक्त हालत है, वो नाम तो अब इसका जवाब सैयद साहब ही, पहले आप कंप्लीट करें फिर सैयद साहब आ जाएंगे इसका। वो नाम तो नून लीग का जरूर ले रहे होते हैं, लेकिन उनका हदफ नून लीग नहीं होता। ये बात आप समझे। अच्छा। लेकिन आप समझे पीपल्स पार्टी को क्या शिकायत। मैं आपके सामने एक मंजरनामा रखता हूँ, बताइए सर। कि अगर ऐसा हो जाता तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाता है। मसलन अगर पंजाब में IPP ना बनती और जो 60-70 विनिंग हॉर्सेस IPP में आके लैंड किए हैं
वो सब पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेते तो आपको आज पंजाब में पीपल्स पार्टी का रिवाइवल नजर आता। और वो समझते हैं कि वो लोग जब पीपल्स पार्टी नहीं ज्वाइन की उन्होंने तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। ये 70 के 70 विनिंग हॉर्सेस पीपल्स पार्टी को दिए जाने चाहिए थे तोहफे के तौर पे। तो नाम तो वो नून लीग का ले रहे हैं, लेकिन जहां से तोहफा आना था वहां से नहीं आया, उन्हें गिला है। सेम इज द केस केपी में पार्लियामेंटेरियन बनी है, अगर वो सब भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेते तो पीपल्स पार्टी का केपी में भी रिवाइवल हो जाता। और फिर उन्होंने बहुत कोशिश की बाप पार्टी को अपने साथ शामिल करने की, बजिंजो साहब को खत भी लिखे, मनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। और जाम कमाल वगैरह ने और अनवार काकड़ वगैरह ने 19 जून को नून लीग के साथ जाने का फैसला कर लिया। तो आप समझे कि लॉसेस क्या क्या हैं। पंजाब में लॉस है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, कि विनिंग हॉर्स। लेकिन आपने राजा रियाज की बात की, पीपल्स पार्टी से पीटीआई में गए थे, आज वापस पीपल्स पार्टी में जाने को तैयार हैं। शमशाम बुखारी पीपल्स पार्टी से पीटीआई में गए थे, आज वापस पीपल्स पार्टी में जाने को तैयार हैं नहीं। पंजाब के मसाइल में आपको बताता हूँ, सेम इज द केस इन केपी। तो जो इलेक्शन के लिए उन्हें ज़रूरत थी कि उनके साथ को 50, 60, 100 विनिंग हॉर्सेस आ जाते ऑल ओवर पाकिस्तान, तो पीपल्स पार्टी की एक शक्ल बन जाती, वो नहीं बन सकी। पंजाब में लोगों की अभी भी चॉइस जो है वो PMLN बन गई। आप जितना मर्जी कहें, नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, नून लीग का बिस्तर गोल हो गया, ये हो गया, वो बाहर बैठे थे। आज भी राजा रियाज समेत जो भी पंजाब में पावर पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी चॉइस PTI के बाद तो PMLN ही है। क्या वो पार्किंग लॉट है IPP के, वहां से आगे उन्होंने कहाँ जाना है। तो इसलिए ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो उन्हें नहीं मिला है। मुज़म्मिल साहब, आपकी लॉजिक, वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी लॉजिक गलत है, ये जिस तरह से आपने इसका जायचा खींचा है ये बुनियादी तौर पर गलत है, बात दुरुस्त होगी। लेकिन सर इसमें सुकम ये है कि अगर मैं नदीम अफजल चंद साहब की बात करूं ना, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से PTI में गए थे, PTI से वापस पीपल्स पार्टी में चले गए, और उनकी फैमिली नहीं आई, उनका सका भाई नहीं आया। मतलब आप समझे, जिन्होंने उनके साथ सियासत करनी है वो नहीं आए। वो कहते हैं चंद साहब आपने गलत फैसला किया। ठीक है ना। मुसीबत क्या है? मुसीबत यह है कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे कासिम गिलानी ने इलेक्शन लड़ना है। वो शाह महमूद की बेटी को तो हराया है उन्होंने, जी बिल्कुल, लेकिन वो तब हराया है जब नून लीग ने अपना कैंडिडेट गफ्फार डोगर बिठा लिया था। अगर कल गफ्फार डोगर मुल्तान से इलेक्शन लड़ लेता है तो फिर कासिम गिलानी तो चौथे नंबर पे होगा, जमानत जब्त हो जाएगी जैसे पहले होती रही है। फिर तो नून लीग और PTI का मुकाबला हो जाएगा ना। लेकिन सर यूसुफ रजा गिलानी के साथ आप राजा परवेज अशरफ के हल्के में आ जाए, सेम इज द पोजीशन। कायरा साहब के हल्के में आ जाए, सेम इज द पोजीशन। ना नून उनके साथ एडजस्टमेंट कर रही है। और मैं आपको, अब रोकड़ी साहब को मेरे से ज्यादा पता होगा, पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने PTI को यह ऑफर किया है कि आप हमारे साथ मिलकर सेनेट का इजलास रेक्विजिट कर लें, हम महंगाई पर सेनेट का इजलास करना चाहते हैं। कैदी नंबर 804 ने उनके साथ मिलकर रेक्विजिशन करने से इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, मैंने आपका खेल नहीं खेलना है। इसलिए जो एक उम्मीद थी कि लतीफ खोसा और इत्तेजाज हसन PTI में इन रोड्स बना देंगे, उसको भी बहुत बड़ी ना हुई है, क्योंकि उन्होंने मिलकर सेनेट का इजलास रेक्विजिट करने से भी इनकार कर दिया है कि हम आपके साथ मिलकर सेनेट का इजलास रेक्विजिट नहीं करेंगे, आप हमें इस्तेमाल करके फेंक देंगे। अच्छा, तो ये सेटबैक आपको लग रहा है कि ये शायद इस वजह से पीपल्स पार्टी भी फिर इलेक्शन के मुतालबे पर ज्यादा फोकस कर रही है कि इलेक्शंस हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कहा यह जा रहा है एक वॉच लिस्ट भी है, उस वॉच लिस्ट में कई लोगों के नाम भी हैं। सैयद साहब इसका जरा बेहतर तरीके से जवाब देंगे, लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप मुज़म्मिल साहब इस पर जरा रोशनी डालें। देखिए, आज तो बिलावल साहब ने यू टर्न ले लिया, मुझे दो बातों में बड़ी हैरानी हुई। एक तो बिलावल साहब ने आज कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड और जो बाकी इस तरह के मामलात हैं उसका अख्तियार सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आसिफ जरदारी साहब को दे दिया। एक हफ्ता पहले बिलावल साहब कह रहे थे कि वालिद साहब का एहतराम होगा, घर में पार्टी का चेयरमैन मैं हूं, मैंने सियासत करनी है जी। आज वो कह रहे थे कि ये जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं लेवल प्लेइंग, ये जरदारी साहब देखेंगे। इसका मतलब है कि पार्टी ने उनसे ये तमाम ये एक लंबी चार्जशीट है, मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं चाहूंगा कि इस चार्जशीट का जवाब ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकती हैं तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सैयद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सहर साहिबा, एक तो इल्ज़ाम कह लें या बात कह लें जो मुजम्मिल साहब ने की के सुनाते बेटी को हैं लेकिन इशारा बहू की तरफ होता है। अब ये तो आप समझ गई होंगी कि उन्होंने ये किस तरफ कहा है और क्यों कहा है और किस लिए कहा है। इस पे आप ज़रा डिटेल में बयान करते हैं। दूसरा, फिर उन्होंने वही वाली बात की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि बाहर के जो मामला है ना, घर के मामला में तो जरदारी साहब बोलते हैं, लेकिन जो सियासी मामला हैं उसमें मैं बात करता हूँ। लेकिन आज उन्होंने फिर एक अलग से बात कर दी है। मैं चाहूँगा दोनों चीज़ों का डिटेल में जवाब दें। बिल्कुल, मुझे मत कीजिएगा क्योंकि मैंने रोकड़ी साहब का भी जवाब देना है, मुजम्मिल साहब का भी जवाब देना। कहानी बड़ी दिलचस्प थी मुजम्मिल साहब की, और मैं ये सोच रही थी कि वो जो कह रहे थे कि कोई तोहफे दे रहा है, बात किसी और को सुना रहे हैं, तो मैं समझना चाह रही थी कि इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी भी कोई तोहफे दे रहा है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि अभी भी जो है वो कोई जो है वो डायरेक्शन दे रहा है। तो पीपल्स पार्टी तो बहुत सिंपल एक बात कह रही है कि साफ व शफाफ बर वक्त इलेक्शन। पीपल्स पार्टी को अपनी कारकर्दगी पे मुकम्मल एतमाद है, इसीलिए हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी पाकिस्तान में है, पीपल्स पार्टी ने डिलीवर भी पाकिस्तान में किया। लेकिन रोकड़ी साहब भी ज़रा से इनसे दूर है, नहीं देखते। देखिए, बात यह है कि एमक्यूएम को बनाना, एमक्यूएम को बिगाड़ना, एमक्यूएम को रखना, एमक्यूएम को निकालना, 12 मई का होना, बर्दिया टाउन का वाक़यात होना, किसी के स्पीच बंद करना, ये पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। अरे ये बात नहीं करें यार। जरदारी साहब, मैं तहरीक इंसाफ के सरबराह की हुकूमत को गिराने के लिए रात के 2:30 बजे जरदारी साहब गए थे। हम यहाँ बैठ के ना 11 बजे का प्रोग्राम शुरू किया था, 2:30 बज गए थे। नहीं ऐसा ना करें यार साहब। देखिए सलमान, गुफ्तगू को वहां ना ले जाएं। मैं आपको कहूंगी कि आपने जो बात की मैंने तस्दीक की उसकी। देखिए आप चले कंटिन्यू। मैं आपको ये कहूंगी कि जनरल बाजवा की जो इंटरव्यूज है ना, फिर उनको सुन लें, ठीक है ना। वो जिस तरह से बता रहे थे कि किस तरीके से जो है, और आज जो है जो केयर टेकर की बात कर रहे हैं, यकीनन बुज़दार के बाद कोई भी हुकूमत होती बेहतरीन होती, ठीक है ना। बात यह है कि हम पैरेलल्स ड्रॉ करें जो कि जस्टिफाइड हो, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान की बात की कि बिल्कुल उन्होंने कहा था कि जो फैसले सीईसी में होंगे। अब जो है प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी जो है आसिफ अली जरदारी साहब को ये सीईसी नहीं, उनको ये इख्तियारात दिए हैं कि वो इन मामलात को अपनी फहमो फरासत से हल करें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया है, कभी इस किस्म की गुफ्तगू नहीं की जो मैंने 3-4 दिन में कभी हनीफ अब्बासी से सुनी, बाद में उनकी माफी देखी, कभी जो है वो हमने जो है इरफान सिद्दीकी तक भुट्टो वाली बात उन्होंने की थी ना कि भुट्टो बहुत एहतराम है मेरे दिल में उनके लिए। लेकिन देखिए, बात ये होती है कि हम गुफ्तगू करें, हम अपने खिलाफात। लेकिन उन्होंने माफी मांग ली उस चीज पे ना, ये बात। देखिए, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर तो ये बातें तलाल चौधरी करता तो मैं इग्नोर कर देती, मैं कहती कि हाँ जी ठीक है, उससे मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ, उसको वो उसके पास यही जिम्मेदारी है, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और 2-4 लोग हैं, नाम नहीं लूंगी मैं, वो उनकी बयान तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो देखिए, बात ये है कि ये वही पीपल्स पार्टी है जिसके लिए जो है खड़े होके जो है कह रहे थे वजीर आजम उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब कि आप नवीद कमर साहब हमको दे दें, जो बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एज वजीर खारजा बेहतरीन काम किया है। देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है जहाँ भी है इंतहाई ज़र्फ का मुजाहरा किया और कहीं ऐसी बात नहीं की। अब जो मुजम्मिल साहब ने गुफ्तगू की कि उन्होंने कहा कि वो बाप पार्टी आ रही थी, वो नून लीग के पास चली गई, ठीक है। अब मैंने तो नहीं कहा कि अनवर काकड़ साहब नून लीग के पास चले गए, ये तो अभी मुजम्मिल साहब ने कहा है, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहे थे कि जी ये शख्स आ रहा था, ये उनको नहीं मिला, ये जो है किसी और को। देखिए, ये मैं कहती हूँ ये देना दिलाना बंद कर दें। ये 2013 के अंदर भी पीपल्स पार्टी के साथ यही हुआ कि सिक्योरिटी सिचुएशन और ऐसे हालात बनाए गए कि पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन कैंपेन ना चला सके। 2018 के इलेक्शन में भी आरटीएस सिस्टम फेल हो गया। एक दफा एक शफाफ इलेक्शन के जरिए इलेक्टेड हुकूमत को आने दें ताकि जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो, ताकि जमहूरी निज़ाम जो है वो आगे चले। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, यानी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले और पाकिस्तान को यकजहती का और जो है तमाम तर मुश्किल हालात। लेकिन वो जो आप गोलाबारी की बात करी ना, लफ्जी गोलाबारी की जो बात करी, फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के ना बड़े सफ़े अव्वल के रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं, बड़े अच्छे रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं, उनकी बात में वजन होता है, कैबिनेट का हिस्सा भी थे। उन्होंने ये बात बोली कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर वजीर आजम होते ना तो आवाम पर इतना बोझ नहीं डालते
और कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि कैबिनेट जो होती है, मेरे शो में दोनों मौजूद थे, कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, आपके मेंबर भी तो कैबिनेट में थे ना, तो अब ये बात क्यों कर रहे हैं कि जनाब ये सब नवाज शरीफ साहब की वजह से या शहबाज शरीफ साहब की वजह से ये साग डाल के सबसे हुआ नहीं? देखिए नवाज शरीफ साहब तो है नहीं यहाँ पे, वो वापस आए, हमने तो कहा वो वापस आए, हम उन्हें वेलकम करेंगे। उनकी गैर मौजूदगी में इस तरह का बयानिया बनाना जिसमें टारगेट पीपल्स पार्टी है वो गलत है। ठीक है, आप जो है हम चाहे वो मरियम नवाज साहिबा के साथ कोई वाकया हुआ, आप ये देखें बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी सियासत की परवाह नहीं की, वो चाहे वो कराची का वाकया था, कराची में बिल्कुल होटल के अंदर बिल्कुल सही, कराची की बात भी, और जब वो उनकी गिरफ्तारी हुई थी पार्लियामेंट के अंदर भी। देखिए बात ये है कि कुछ चीजें जो है ना वो हमारी तरबियत का हिस्सा होती है। एक रोकड़ी साहब ने कहा कि कुछ खानदान, रोकड़ी साहब मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक है, मेरी फैमिली के अंदर कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, मुझे ऐवान तक पहुंचाने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सही है, ठीक है, तो ये ऐसा तासुर देना कि सिर्फ चंद खानदान है, अगर कराची के अंदर नहीं, मैं मेरा ताल्लुक कराची से भी है, ठीक है, बाकी सईद गनी भी कराची से ही है, मुर्तजा वहाब भी कराची से ही है, वकार मेहदी भी कराची से ही है, और हम में से कोई भी पीछे से कोई जागीरदाराना या हम सब मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ऐसा तासुर देना मैं समझती हूँ कि गलत है। हम स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं दें, हम हकायक की बात करें। देखिए पीपल्स पार्टी जो आज कह रही है वो पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के मफाद में इसलिए कि देखिए आप एंटिसिपेट कर रहे थे कुछ रिजल्ट्स नहीं है, आप एंटिसिपेट कर रहे थे कुछ इन्वेस्टमेंट, वो भी नहीं आ रही। देखिए लोग ये देखते हैं कि वहां पर करें जहां पे सियासी इस्तेकाम हो, जहां पे वो जिससे डील करे उनकी लेजिटिमेसी हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि फिल इन द ब्लैंक्स ना हो, एक बर वक्त इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, हम तो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन डेट का अनाउंस करे। और उन्होंने आज एक और बात भी की कि इलेक्शन कमीशन ही डेट देगा। इसका जवाब जरा रोकड़ी साहब से अगर आप इजाजत दें, फिर मैंने ये कनाडा और इंडिया के दरमियान जो मामला चल रहा है ना उस पर भी जरा डिटेल बात करनी। नहीं, इसको भी मैं एक मिनट जवाब दे दूं। प्रिसाइजली इसलिए कि पिछले दिनों में एक जो है वो खत जो है वो क्योंकि प्रेसिडेंट साहब की तरफ से भी लिखा गया था, तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो है इलेक्शन कमीशन मर्जाद अथॉरिटी है और इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी एज ए इंडिपेंडेंट इदारा पूरी करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ ये बहुत जायज डिमांड है, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम, स्टेबिलिटी और पाकिस्तान का वकार उसी वक्त होगा जब एक शफाफ तरीके से इलेक्शन हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी किसी से ये नहीं कह रही कि आप हमें प्लेट में रख के सीखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप हमें वो ना करें हमारे साथ जो 2013 में हुआ, आपका पॉइंट आ गया, 2018 में हुआ है। हमें इलेक्शन एक हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे ताकि हम जाके अपनी कंपेनिंग कर सकें। दुरुस्त हो गया। रोकड़ी साहब ये बताइएगा सर, मेरा एक जो ना कॉमन सेंस वाली बात होती है ना, आपके पास 90 डेज के लिए केयर टेकर हुकूमत आती है, 90 डेज में उन्होंने इलेक्शंस कराने होते हैं, लेकिन 90 डेज की इलेक्शन हुकूमत आने से पहले जो मौजूदा हुकूमत होती है जिसमें तमाम सब बड़ी सियासी जमातें मौजूद होती हैं, वो उस केयर टेकर हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा कर देती हैं। अगर ये 90 डेज के सेटअप के लिए था तो फिर उसके इख्तियारात में इजाफा नहीं करना चाहिए था, और अगर इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया है तो फिर अभी 90 डेज की जो बात करते हैं वो एक अचंभे की बात नहीं लगती सर? इसका प्रिसाइजली अगर जवाब दें। मैं तो सलमान जी ये बात पहले दिन से कह रहा हूं कि आपने इख्तियारात में इजाफा किया और अच्छा काम किया, आपने कुछ कवानीन बनाए इस दौर में और अच्छे कवानीन बनाए, और जिसकी मिसाल कल चीफ जस्टिस के पहले दिन का जो पहला केस है उसमें भी साबित होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपने एम्पावर किया, तो हमें चाहिए ये कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसी सूरत हाल के अंदर देखते हुए उसकी सपोर्ट करें और कोई प्रेशर ना डालने की कोशिश करें। पीपल्स पार्टी बयानात की हद तक कह रही है, ठीक है, उनका हक बनता है वो ये चीज़ कहें, और उनका ये कंसर्न एक लिहाज से 90 डेज वाला वो कहते रहें, लेकिन कहने की हद तक ठीक है। बट अगर इलेक्शन कमीशन इनको बुला के जो इनके साथ बातचीत करता है तो उसमें दे शुड बी क्लियर कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, इनको ये भी मालूम है कि इलेक्शन की क्या क्या लवाजमात हैं, इलेक्शन कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए। और ये एक ऐसा इदारा है जो
इन तमाम को उस पर एतबार है कि वो ठीक तरीके से इलेक्शन कराएगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। जी सलमान जी। चलें, थैंक यू सो मच जनाब। अभी मैं जरा दूसरे टॉपिक की तरफ भी आना चाहता हूं क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जो नाम नेहाद जमहूरियत और इंसानी हुकूक के अलमारत, उसका मकरू चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। भारत एक तरफ इंसानी हुकूक और जमहूरियत का भाषण तो देता है, तो दूसरी तरफ मोदी हुकूमत दूसरे ममालिक में भी लोगों को कत्ल करवाते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा जनाब, 3 माह पहले कनाडा के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह को पुरस्कार तौर पर गोलियों से भून डाला। हरदीप सिखों की तीसरी बड़ी शख्सियत और इंडिया में अलहदा सिख रियासत खालिस्तान के हामी थे, जिन्हें मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने दहशतगर्द करार दे रखा था। मौके से मास्क पहने 2 अफराद भागते हुए एक कार में सवार हुए जो करीब ही उनकी इंतजार में मौजूद थी। कैनेडियन हुकूमत ने कत्ल की छानबीन की तो पता चला कि जनाब ताने बाने इंडियन सिफारतकार पवन कुमार से मिलते हैं। यह भी इंकिशाफ हुआ कि पवन कुमार दरअसल कोई सफीर नहीं है, बल्कि सफीर के भेस में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का कैनेडा में सरबराह है। अपनी सरजमीन पर अपने ही शहरी के इस सफाकाना कत्ल पर कैनेडियन वजीर आजम ने एक लम्हा जाया किए बगैर पवन कुमार को मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन पार्लियामेंट में बात करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि हरदीप सिंह के कत्ल में इंडिया मुलव्विस हो सकता है, जिसकी ठोस निशानदेही उनके हसास इदारों ने कर दी है। उन्होंने मजीद कहा कि आपको अगर ये सारी जंग कनाडा में लड़ी गई इंडिया की जानिब से तो भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। पहले सुन लेते हैं जनाब, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जनाब ये मामला है, उन्होंने कहा कि कोई किसी भी कैनेडियन सरजमीन पर किसी का कत्ल कर सकता है, हम इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। जिम्मेदारान के खिलाफ आखिरी हद तक कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी आपने सुनी। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिस पर हर तरफ से आवाज उठ रही है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह, जिनके कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोल पड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कनाडा में जो कत्ल किया गया उसके हवाले से फॉरेन ऑफिस को खुलकर बात करनी चाहिए। इस कत्ल से कनाडा के कानून की नहीं बल्कि दुनिया भर के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है। आलमी बिरादरी कब तक भारत के इस किस्म के इकदामात को नजरअंदाज करती रहेगी? भारत दुनिया के सामने अब बेनकाब हो चुका है। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। एग्जैक्टली किस तरह, कब तक इस तरह के वाकयात को इग्नोर करते रहेंगे? पाकिस्तान पर भारत तो इल्जामात लगाता रहा है कि भाई भारत में कुछ हो जाता है उसका सीधा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया था, लेकिन पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसमें हर हाल में भारत उसमें मुलव्विस होता है। लेकिन अब पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान और कनाडा तक अपनी दहशतगर्दी भारत ने बढ़ा दी है। इस पर जरा मजीद बात करते हैं। हमारे साथ जो है मुजम्मिल मौजूद है, उनसे जरा मजीद जानते हैं। मुजम्मिल साहब ये बताइएगा, ये पहली बार गालिबन हुआ है कनाडा के वजीर आजम ने पार्लियामेंट के अंदर बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ अपनाया, बड़ा सख्त उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि जनाब आपने सिख रहनुमा को कत्ल किया है, जिससे लग ऐसा रहा है कि जनाब भारत के और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं ना वो खराब हो सकते हैं। क्या कहेंगे सर? ताल्लुकात तो देखें खराब हो गए। अब जवाब में इंडिया ने भी एक्सपेल किया है और कनाडा ने भी उनके डिप्लोमेट को एक एक्सपेल किया है कि ये वहाँ का रॉ चीफ था, स्टेशन कमांडर था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जब डिप्लोमेटिक महाज पर कोई लड़ाई होती है या एलिगेशंस का एक्सचेंज होता है तो हम अब फील करते हैं कि भारत की डिप्लोमेटिक हेजमनी हमसे बेहतर है और उसकी डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी भी पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन जब आप इसको इन रिस्पेक्ट टू कनाडा देखेंगे तो ज़रा मोदी साहब के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कनाडा की जो रिलेशनशिप है विद यूएस, आज उनका भी इस पर बयान आया कि हमें तशवीश है। फिर उनकी वेस्ट की कनेक्टिविटी और बाकी सारी कनेक्टिविटी इंडिया से बेहतर है। और मैं समझता हूँ जब कनाडा और इंडिया के दरमियान होगा तो फिर दुनिया के बड़े ममालिक के लिए कनाडा को इग्नोर करना मुश्किल होगा और कनाडा की बात को नज़रअंदाज करना भी मुश्किल होगा। इस तरह का तनाज़ा हमने कनाडा और सऊदी अरब के दरमियान खशोगी वाले मामले पर भी देखा था और तब तुर्की के साथ भी था कनाडा। तो इसलिए मेरे ख्याल में वहाँ जो इंसानी हकूक़ की अलंबरदारी है और जो सब कुछ है, फिर वहाँ बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी है, एक अंदर पॉलिटिक्स का प्रेशर भी होगा ट्रूडो पे। तो इसलिए मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता जस्टिन ट्रूडो अपने स्टैंड से कोई विड्रॉ करेंगे या भारत के साथ करना होता तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते ही नहीं। बिल्कुल। मैं जरा ये रोकड़ी साहब से इसका जवाब लूं। रोकड़ी साहब ये बताइएगा, 2 बुनियादी सवाल ना, एक तो ये कि कितना इंपैक्ट होगा, एक कैनेडियन वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़े होकर डायरेक्ट भारत को इल्जाम लगा रहा है कि हमारे मुल्क में हमारे शहरी को आपने कत्ल किया है, इसका इंपैक्ट कितना होगा? सेकंड,
पाकिस्तान को इस सारे मामले के अंदर इंडिया को किस तरह से एक्सपोज करना चाहिए कि देखें ये पाकिस्तान में एक तो तवील अरसे से कर रहे थे, अब इन्होंने दुनिया में भी ये करना शुरू कर दिया। सलमान जी, आरएसएस का जो डॉक्ट्राइन है ना, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है और दुनिया को हमें भी बताना जरूरी है, और हम ना भी बताएं तो दुनिया को अनकरीब समझ आ जाएगी आरएसएस डॉक्ट्राइन की। पिछले 6 महीनों में इनकी ये जो स्पीड ऑफ किलिंग है ये बढ़ी है, और इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर करीबन मेरे ख्याल में 8 से 9 खालिस्तान जो मूवमेंट है उसके लीडर्स को इन्होंने जाकर टारगेट किया, हिट किया और कत्ल किया। ये वाला जो वाक़या है कनाडा के अंदर, ये एस्टैब्लिश हो गया कि ये काम था ही नहीं का, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने उस स्टेज के ऊपर जाकर सीधा कॉन्वेक्ट किया और कहा कि आप लोगों ने ये काम किया, बंदे भी एक्सपेल किए। ये तो एक पॉइंट है। सिख कम्युनिटी जो है उसका कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है, और वो बहुत वहाँ पे स्टेबल है, और वहाँ पे बहुत एक अच्छी कम्युनिटी है, यानी उनका वहाँ पे असर और रसूख भी ज़्यादा है, और वो एक बड़ी वेल डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी के तौर पर कनाडा को अपग्रेड करते हैं। अब इन तमाम वाक़यात को जोड़िए पिछले वाक़यात से। अफ़गानिस्तान के अंदर अगर खालिस्तान मूवमेंट के कोई लोग कत्ल कर दिए जाएं तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता। इवन ब्रिटेन के अंदर कत्ल कर दिया गया तो उन्होंने भी उस चीज़ को दबा दिया, लेकिन कनाडा ने चीज़ को दबाया नहीं, और कनाडा ने आवाज़ बुलंद कर दी। अब ये जो G20 हुआ पिछला, और आने वाले दिनों में आगे जो इस इंडिया ने करना है, इस आरएसएस मेंटालिटी ने इलेक्शन से पहले, और जो उनका डॉक्ट्राइन है उसके मुताबिक जो कुछ उन्होंने आगे करना है उसके लिए दुनिया तैयार रहे। और इसके बारे में अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं वो ऑलरेडी वरिड हैं कि ये इस तरह बाज नहीं आएंगे, और ये अपनी एक्सपेंशन टुवर्ड्स दिस करते रहेंगे। बात को यहाँ रोकते हैं। हमें ये सोचना है कि इनका इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में, और फ्रॉम अफगानिस्तान जैसे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया, वो बहुत अहम है। और हमारे गवादर प्रोजेक्ट को डीरेल करने के लिए यहाँ तक इन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उनके बड़े बड़े लोग वो भी उसी कॉन्सेप्ट ऑफ जो उनके थिंक टैंक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना, तो उसको भी वो बाय करते रहे और करते रहे। अपने मुल्क को सिक्योर करना अव्वलीन फर्ज, और फिर दुनिया में इस केस को इस तरीके से लेके जाना, दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन। लेकिन आरएसएस डॉक्ट्राइन अब हर आने वाले दिन अपनी असल शक्ल दुनिया को दिखाएगा, और दुनिया ठंडी हो जाएगी। ये G20 की काम और ये जो कुछ वो कर रहा है, इंडिया यहाँ पे रुकेगा नहीं। ये मेरा इसके ऊपर तबसरा है। सैयद साहबा, मैं क्योंकि मैं ऑनेस्टली चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उस वक्त कुछ लोग तनकीद भी कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी एज फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया गए थे, कुछ लोगों ने कहा जाना नहीं चाहिए था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जयशंकर के खिलाफ, जो जयशंकर उनके सामने बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको बोलना क्या है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को एज अ फॉरेन मिनिस्टर, अभी जो उन्होंने भारत का दौरा किया था, नो डाउट वो एक काबिले कदर चीज थी, उन्होंने इंडियन मीडिया की आंखों में आंखें डाल के बात की थी। लेकिन अब ये वाकया है, इस वाकये को अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहूंगा प्रिसाइसली जवाब दीजिएगा, इस वाकये को पाकिस्तान ने दुनिया भर में कैसे उजागर करना कि भाई यही बात तो हम पिछले कई सालों से आपको बोल रहे हैं कि ये अपने मफाद में लोगों को मरवाते हैं दूसरों के मुल्क ममालिक में। देखिए, जस्टिन ट्रूडो के बाद जो एक मजबूत आवाज आई है, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में बात की है, लेकिन जिस रहनुमा ने इस बात पे अपनी आवाज उठाई है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। गुजरात के कातिल को बेनकाब करना और हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर और उसको बेनकाब करना, ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि ये जो आज कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि फॉरेन ऑफिस को ये काम करना चाहिए। एंड दिस इज नॉट द ओनली इंसिडेंट। आप भी देखें कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान भेजना इसी किस्म की हरकतों के लिए, ठीक है। उस वक्त तो दुनिया, आलमी दुनिया कहीं और खड़ी जाती है। ऐसे वक्त में जो है कनाडा में वाकया सामने आया है जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है। मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा मौका है जब जो इंसानी हकूक की बात करने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन अपने चार्टर को देखें और इस तरह की जो एक्टिविटीज करने वाले हिंदुस्तान को, जो एक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करता है, जो दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को जो है वो पामाल करता है, जो दूसरे मुल्क में जाके उस मुल्क के शहरी को कत्ल करता है, उसके खिलाफ जो कि इंसानी हकूक की वायलेशन करता हो, जो कि आलमी दुनिया कवानीन है उनके मुताबिक ही
उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस बात को पे खामोश नहीं रहना चाहिए और पाकिस्तान को बिल्कुल खुल के बताना चाहिए। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। कभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कभी जो है वो रॉ को जो है वो कभी अफगानिस्तान में भेजना, कभी पाकिस्तान में भेजना, कभी इंग्लैंड में भेजना, कभी कनाडा में भेजना और इस तरीके से कत्ल गारत गरी करना, ये कोई पहली चीज तो है नहीं ना। जो मकबूजा कश्मीर में होता है, मैं तो कहती हूँ उसको भी, ये एक ऐसा वक्त है जबकि भारत को बिल्कुल बेनकाब करे कि जो जुल्म मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जुल्म सितम करते हैं, कत्लो गारत गरी करते हैं, रॉ की छानियां बनती है और उसके बाद फिर कहते हैं हम वहाँ पे मिसफंड कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलें, मिसफंड कराने जा रहे हैं, हमें एक्सपोज करना है, एक्सपोज करना चाहिए। सर कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। खुर्रम रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। भारत को एक्सपोज करने की जरूरत है। अब पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक भी अभी बात कर रहे हैं कि भारत अपने मफाद के लिए उनके ममालिक में जाके उन्हीं के शहरियों का कत्लेआम करता है और उसके बाद फिर उनकी मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान तवील अरसे से यह बात कह रहा था, लेकिन अब दुनिया शायद इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हो गई। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।